नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा में मैं शकील साजिद। सबसे पहले कल के हादसे में, विमान हादसे में मारे गए हमारे दादा अजीत पवार को विनम्र श्रद्धांजलि। भारतीय राजनीति में कई ऐसे बड़े चेहरे रहे जिनकी जिंदगी विमान या हेलीकॉप्टर हादसों में अचानक खत्म हुई है। सत्ता और जिम्मेदारी के साथ उन्हें अक्सर हवाई सफर करना पड़ता था, लेकिन कई बार यही सफर उनका आखिरी सफर बन गया। चुनावी दौर, अचानक दौरे और वक्त की कमी के कारण नेता आसमान के रास्ते ज्यादा सफर करते हैं, पर हर उड़ान सुरक्षित नहीं रहती। इन घटनाओं ने दिखाया कि ताकत और पद के बावजूद जोखिम हमेशा बना रहता है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया के फ्लाइट में अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उड़ान भरते ही विमान हादसे का शिकार हो गया। इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। देश के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की मौत साल 2011 में एक विमान हादसे में हुई थी। वो तवांग से ईटानगर जा रहे थे, तभी उनका विमान रास्ते में लापता हो गया। बाद में पता चला कि हादसे में उनकी जान चली गई। उस वक्त उनकी उम्र 56 साल थी और वो 2007 से 11 तक राज्य में के मुख्यमंत्री रहे। 2 सितंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के दमदार मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी नियमित दौरे पर निकले थे। उनका हेलीकॉप्टर खराब मौसम में नल्लामाला के घने जंगलों के ऊपर उड़ा था। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया। बाद में पहाड़ियों के बीच उसका मलबा मिला। यह हादसा उस राज्य की राजनीति के लिए एक बड़े युग के अंत जैसा था। लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी का निधन 3 मार्च 2002 को हुआ। उनका हेलीकॉप्टर आंध्र प्रदेश में भीवारम से उड़ान भरने के बाद तकनीकी कारणों से नियंत्रण खो बैठा और कृष्णा जिले के ककलूर इलाके में एक तालाब में गिर गया। यह हादसा संसद और देश के लिए बड़ी क्षति थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकप्रिय माधवराव सिंधिया 30 सितंबर 2001 को एक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए उड़ान पर थे। जिस छोटे निजी विमान में वह सवार थे, वह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के पास खराब मौसम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घने बादल और कम दिखाई देने की वजह से हादसा हुआ और देश ने एक अनुभवी राजनेता खो दिया। 23 जून 1980 को संजय गांधी की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। उन्हें उड़ान भरने का शौक था। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के पास हल्के विमान से करतब दिखाते वक्त संतुलन बिगड़ गया और विमान जमीन से टकरा गया। उनकी अचानक मौत से राजनीति में सन्नाटा छा गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता का निधन भी विमान हादसे में हुआ था। भारत पाक युद्ध के वक्त वह कच्छ के रण में हालात देखने हवाई यात्रा पर थे। इसी दौरान उनके विमान को निशाना बना गया और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी, सहयोगी, एक पत्रकार और विमान के क्रू सदस्य मारे गए। वह देश के पहले बड़े नेता थे जिनकी मौत विमान दुर्घटना में हुई। इन सभी घटनाओं ने बार बार ये सवाल किया है कि वीआईपी यात्राओं की सुरक्षा कितनी मजबूत है। मौसम की अनदेखी, तकनीकी खराबी और वक्त का दबाव कई बार जानलेवा साबित होता है। इन हादसों ने ये साफ कर दिया है कि सत्ता के शिखर पर बैठे लोग भी जोखिम से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिक्षक भर्ती 2026 का विज्ञापन वायरल हुआ, जिसके बाद हड़कंप हो गया। इसकी जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई और व्यापक के अधिकारियों को मिली तो तुरंत जांच हुई। जांच में साफ हुआ कि यह विज्ञापन पूरी तरह फर्जी है। इसके बाद युवाओं को गुमराह होने से बचाने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से फिलहाल शिक्षक भर्ती की सिर्फ तैयारी चल रही है। विभाग में भर्ती से जुड़ा ड्राफ्ट बनाया जा रहा है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। डीपीआई ने साफ किया कि अभी तक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई आधिकारिक विज्ञापन जारी नहीं है। सोशल मीडिया पर जो भी दस्तावेज वायरल हैं, उसका विभाग से कोई लेना देना नहीं। डीपीआई के अधिकारियों ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया की नोटिफिकेशन जल्द जारी की जाएगी। करीब 5000 पदों को विषय और पद के हिसाब से बांटा गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि 15 फरवरी से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की योजना है और इसे 4 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। कोशिश है कि स्कूल खोलने से पहले 15 जून तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह पहली बार नहीं है जब कोई दस्तावेज जारी होने के पहले ही वायरल हुआ।
मंत्री गजेंद्र यादव के प्रभार संभालने के बाद उनका पहला आदेश भी सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल था। उसमें कई अधिकारियों के तबादलों की जानकारी थी। बाद में जब अंतिम सूची आई तो उसमें कुछ नाम हटे जरूर थे, लेकिन ज्यादातर नाम वही थे। शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी कई नियमों में बदलाव होना है। इससे पहले शिक्षक भर्ती 2023 में कोर्ट के आदेश के बाद कई नियम बदले गए। इन नए नियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, बाद ही भर्ती की प्रक्रिया आगे होगी। डीपीआई अधिकारियों के अनुसार पूरी भर्ती प्रक्रिया व्यापम के जरिए होगी। सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर व्यापम को सौंपे जाएंगे। जो फर्जी निर्देश पत्र वायरल हुआ था वह सहायक शिक्षक और व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2026 से जुड़ा बताया गया, लेकिन विभाग ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई निर्देश पत्र जारी नहीं है। शिकायत में यह भी साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दस्तावेज पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है। विभाग ने युवाओं से अपील की है कि केवल सरकारी वेबसाइट और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और वायरल पोस्ट के झांसे में न आए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री दादा अजीत पवार के प्लेन हादसे में मौत के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता बारामती पहुंच चुके हैं और अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जा चुका है गुरुवार को आज। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अब कौन संभालेगा। अजीत पवार ने साल 2023 में अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर एनसीपी की कमान संभाली। इसके बाद उन्होंने पार्टी को सत्ता में हिस्सेदार बनाया और चुनाव में अच्छी सफलता हासिल की। पिछले कुछ वक्त एनसीपी के दोनों गुटों के एक होने की चर्चाएं चल रही थी। निकाय और नगर परिषद चुनाव के नतीजों के बाद अजीत पवार जिला परिषद चुनाव की तैयारी में जुटे थे। तभी बुधवार सुबह बारामती में एक चार्टर्ड प्लेन हादसे में उनकी मौत हो गई। इस अचानक आई घटना से पवार परिवार के साथ पार्टी भी गहरे सदमे में है। चर्चा इस बात की है कि अजीत पवार के बाद एनसीपी का नेतृत्व कौन करेगा। शरद पवार के दौर से ही एनसीपी को परिवार केंद्रित पार्टी मानते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि अगला चेहरा परिवार से ही हो सकता है। इसी वजह से सबसे पहले उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम ले लिया जा रहा है। सुनेत्रा पवार लंबे वक्त से बारामती में सक्रिय हैं। साल 2024 में उन्होंने नन्नन सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव भले ही हार गई, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान जरूर अलग बनाई। मार्च 2024 में राज्यसभा पहुंची। अनुभव की कमी लग सकती है, लेकिन पवार सरनेम उनके लिए बड़ी ताकत है। दूसरा नाम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का है। अजीत पवार ने खुद उन्हें राजनीति में लाने की कोशिश की। 2019 में पार्थ पवार को मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस समय माना गया था कि अजीत पवार अपनी राजनीतिक विरासत बेटे को सौंपना चाहते हैं। हालांकि पार्थ को अभी तक पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा भरोसा नहीं मिल पाया है। जनाधार भी साफ नहीं है। बताया जाता है कि पार्टी के भीतर एक मजबूत दावेदार के तौर पर प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने है। वह एनसीपी के संस्थापक सदस्यों में है और शरद पवार के करीबी माने जाते हैं। पार्टी टूटने का वक्त उन्होंने अजीत पवार का साथ दिया। लंबा राजनीतिक अनुभव और इन्हें संकट के समय पार्टी को संभालने वाला नेता माना जाता है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक उनकी अच्छी पकड़ है। उनके पास मजबूत जनाधार की कमी है। सुनील तटकरे भी अजीत पवार के भरोसे नेताओं में रहे हैं। कोकण क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है। उन्होंने जल संसाधन और ग्रामीण विकास जैसे बड़े विभाग संभाले हैं। पार्टी टूटने के बाद उन्हें अजीत पवार गुट का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। संगठन और सरकार दोनों का अनुभव उनके पास है, लेकिन उनका प्रभाव मुख्य रूप से कोकण तक ही है। इसके अलावा छगन भुजबल धनंजय मुंडे के नाम की चर्चा है। छगन भुजबल के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। वह ओबीसी नेता है, लेकिन पार्टी के भीतर उन्हें लेकर मतभेद है। वहीं धनंजय मुंडे लोकप्रिय जरूर हैं, लेकिन उन पर लगे आरोपों के कारण रहा आसान नहीं। कुल मिलाकर अजीत पवार के जाने के बाद एनसीपी के सामने नेतृत्व का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आने वाले दिनों में साफ होगा कि पार्टी परिवार के किसी चेहरे पे अपना भरोसा जताती है या कोई अन्य। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 28 जनवरी को पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में 8 साइबर थानों और करीब 255 करोड़ रुपए के
विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें पुलिस आवासीय भवन, थाना भवन, एसडीओपी कार्यालय, चौकी भवन, ट्रांजिट हॉस्टल और अन्य सुविधाएं शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत और आधुनिक ढांचा पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से साफ दिखा कि सभी नए भवन सुंदर, आधुनिक और सुविधाजनक बनाए गए हैं। इससे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा माहौल मिलेगा, जिससे वे अपने काम को और जिम्मेदारी और प्रभावशाली तरीके से कर सकेंगे। नए थानों के निर्माण से पुलिस बल का मनोबल भी बढ़ेगा। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में साइबर पुलिस थानों की जरूरत और भी ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जशपुर, रायगढ़, राजनांदगांव समेत कुल 8 जिलों में नए साइबर थानों की शुरुआत हुई है। इन थानों से साइबर अपराधों पर बेहतर नियंत्रण हो सकेगा। कार्यक्रम में मुख्य सचिव विकासशील, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, डीजीपी अरुण देव गौतम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, कई विधायक व जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। सरकार का कहना है कि आने वाले वक्त में पुलिस से जुड़े बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जाएगा, ताकि आम जनता को बेहतर सुरक्षा मिल सके और अपराधों पर तेजी से कार्रवाई की जा सके। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।